खुशामदीद। ये मैं अब इंक्लाइन प्लेन पे प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ और एक ये मास है जो कि किसी इंक्लाइन प्लेन पर यानी कि झुके हुए थोड़े से झुके हुए प्लेन पर रखा हुआ है और मैं इस प्लेन को यहाँ बनाने जा रहा हूँ। ये मैंने इसका बेस बनाया और इस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। समझ लीजिए कि ये फ्रिक्शनलेस आइस है और बिल्कुल जैसे कि वेज, जैसे कुल्हाड़ी, नोकदार कुल्हाड़ी होती है, पीछे से मोटी होती जाती है, बिल्कुल उस अंदाज का ये बना हुआ है। ये एक वेज की तरह की एक इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ये मैं इसे दूसरे कलर में बना रहा हूँ। ये एक ब्लॉक, ये ब्लॉक आ रहा है यहाँ पे। मुझे इसे पहले बना लेना चाहिए था ताकि वक्त बचता, लेकिन खैर कोई बात नहीं। ये एक ब्लॉक है जिसका के मास याद रखिएगा, मास इसका जो है वो 10 किलोग्राम्स है, 10 किलोग्राम्स है। तो मुझे ये मालूम करना है कि ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ खिसकेगा इस इंक्लाइंड प्लेन पर। लेकिन इसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 9.8 मीटर्स पर सेकेंड है और मैं अपनी सहूलत के लिए इसे 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर ले रहा हूँ ताकि मुझे कैलकुलेटर बार बार निकालना ना पड़े। तो मेरा सवाल यह है कि ये जो मास जो कि 10 kg का है, ये कितने एक्सेलरेशन के साथ नीचे की तरफ स्लाइड करेगा, स्लिप करेगा इस इंक्लाइंड प्लेन पर, जो कि जाहिर बात है कि एक आइस है जिस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो ये जो इसकी जो मोशन ऑफ डायरेक्शन होगी वो ये होगी और इसी डायरेक्शन में मुझे इसका एक्सेलरेशन मालूम करना है। तो जाहिर बात है कि अगर यहाँ पर ये इंक्लाइन प्लेन नहीं होती तो ये बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ गिरता और इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाती डाउनवर्ड्स। लेकिन ये क्योंकि इस पर टिका हुआ है, इस पर ठहरा हुआ है, लिहाजा ये स्लाइड करेगा और ये जो 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और आपको पता है कि जो वेट होता है वो दरअसल वो फोर्स होती है जो किसी भी बॉडी पर जमीन लगा रही होती है। तो लिहाजा ये इसकी जो फोर्स वेक्टर हो जाएगा, जो उसका वेट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। अगर तो दूसरी भी फोर्सेस पर एक्ट कर रहे होंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम उन फोर्सेस को नज़रअंदाज कर रहे हैं और हम सिर्फ अपने उस फोर्स की बात करें जो इसको डाउनवर्ड अट्रैक्ट कर रही है, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो कि इसको वेट दे रही है, इसका वेट बन रही है। तो ये इसका वेट है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ये इस ब्लॉक का वेट है, ये इसका वेक्टर आ गया। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितनी है? अगर मैं इसको 10 को 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास जो फोर्स आएगी, जो कि इसका वेट होगा, जाहिर बात है वो होगा 100 न्यूटन्स। क्योंकि मैं 9.8 की जगह 10 अस्यूम कर रहा हूं अपने प्रॉब्लम को आसान बनाने के लिए। तो ये Fg यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि इस पर एक्ट कर रही है वो होगी 100 न्यूटन, यानी कि इस ब्लॉक का जो वेट है वो 100 न्यूटन है और जाहिर है कि वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अब मुझे ये मालूम करना है कि ये इस इंक्लाइन प्लेन पर कितनी तेजी से या कितना एक्सेलरेट होगा या कितनी तेजी के साथ ये नीचे की तरफ स्लाइड करेगा। तो ये वेक्टर हमें एक वेक्टर मालूम हो गया है जो कि इसका वेट का वेक्टर है। अब हम इसको इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे, इसको तोड़ेंगे इसके हिस्सों में। तो अब ये जो वेक्टर है इसको मैं सबसे पहले इसका एक इस सरफेस ऑफ इंक्लाइंड प्लेन से नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर लूंगा। नॉर्मल परपेंडिकुलर एक ही बात होती है, आप अगर चाहें तो अलजेब्रा की वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो ये मैंने अलग कलर में इसको बना रहा हूँ, ये ग्रीन है। तो ये एक इसका जो कंपोनेंट है जो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा इस प्लेन से, इस फोर्स का, ये होगा इसका, ये इसका एंगल 90 डिग्रीज का है। तो और ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल वेक्टर है और ये जो पैरेलल है इसका जो फोर्स वेक्टर है वो यहाँ बनेगा। इसके अपोजिट मैं अपनी सहूलत के लिए बना लेता हूँ, यानी कि ये अगर मैं चाहूँ उसको यहाँ बना लूँ या वहाँ बना लूँ, लेकिन मैं अपनी सहूलत के लिए, क्योंकि मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए, तो ये जो है ये पैरेलल वेक्टर होगा जो कि उस इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल होगा। दूसरा जो कंपोनेंट है वो उसके बिल्कुल वर्टिकल होगा या नॉर्मल में होगा। तो मास जो है वो इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्लाइंड प्लेन पर करेगी, स्लाइड करेगी और ये फोर्स जो पैरेलल फोर्स है
इसको मैंने FP दे दिया, और ये जो नॉर्मल फोर्स जो कि एक्ट कर रही है अब इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो उसको मैंने FN का नाम दे दिया। अब हमें यह मालूम करना है अब कि इसका ये जो एंगल है, ये अल्फा जो है वो कितना होगा, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि ये एंगल अल्फा कितना है। सॉरी, ये हमें जो है ये एंगल जो है अल्फा होगा, और ये जो एंगल है इसका इंक्लाइंड प्लेन का जो ये एंगल है ये भी अल्फा ही होगा। बज़ाहिर ये बात आपको समझ में ना आ रही हो, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पर इंट्यूशन लगाना पड़ेगा कि अगर ये 90 डिग्री का एंगल है और ये जो है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये अल्फा एंगल है, तो ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये 90 माइनस अल्फा होगा, क्योंकि 180 माइनस 90 माइनस अल्फा के अगर आप फार्मूला निकालें तो एक किसी भी ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं, लिहाजा ये जो एंगल होगा ये 90 माइनस अल्फा के बराबर होगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। तो अब ये जो एंगल है ये लाजमन अल्फा होगा। क्यों होगा? वो इसलिए होगा क्योंकि ये जो पूरा का पूरा एंगल है ये 90 डिग्रीज का है, तो ये सब का सब जो है ये अगर ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये जो एंगल है ये इंट्यूटिवली जाहिर बात है कि ये अल्फा होगा। आप चाहें तो आप इसको खुद भी सम करके देख सकते हैं। यहाँ पर मैं जगह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम आगे बढ़ाना है, वरना मैं लिखना शुरू हो जाऊँगा तो जगह बहुत मैसी हो जाएगी। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो एंगल था ये एंगल अल्फा है, जो कि बिल्कुल वही एंगल जो कि इंक्लाइंड प्लेन का अपना एंगल है, और ये जो इसका फोर्स वेक्टर है जो ग्रेविटी का है वो Fg है, और ये कंपोनेंट नॉर्मल को मैंने Fn लिया है, जो कि कंपोनेंट पैरेलल है उसको मैंने Fp लिया, और Fp ही दरअसल वो कंपोनेंट है जो इसको स्लाइड कराने का बायस बनेगा इस इंक्लाइंड प्लेन पर। अब फर्ज कर लीजिए जो अल्फा को मैंने कहा कि ये 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी जो है ये 30 डिग्रीज का होगा, और इसके लिए जाहिर बात है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा लंबे चौड़ी थिंकिंग की ज़रूरत नहीं है। एक मरतबा जब आपने अल्फा के लिए प्रूव कर लिया तो अल्फा की उधर वाले इंक्लाइन प्लेन के अल्फा की वैल्यू जो भी होगी वही वैल्यू जो है यहाँ इस ट्राइंगल के अल्फा की भी होगी। और आप चाहें तो तसव्वुर कर सकते हैं एक बहुत ऊंची इंक्लाइन प्लेन का। मेरा ख्याल है कि मैं उसे ना बनाऊँ क्योंकि फिर वही जगह मेरी सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। बहरहाल तो मैं ये कहता कि ये पैरेलल वेक्टर जो है ये दरअसल ये वो फोर्स है जो कि इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लोप पर खिसकाने की कोशिश कर रही है, और ये जो इसका वेट जो है या फोर्स वेक्टर ऑफ ग्रेविटी जो है वो इसका हाइपोटेन्यूस है इस केस में। तो अब मुझे जो मालूम करना है, मैं जाहिर बात है आपको पता होगा कि Fp ओवर Fg, Fp जो है वो परपेंडिकुलर है सोकाटोआ, जी हाँ सोकाटोआ को इस्तेमाल करते हुए, तो ये बराबर हो जाएगा sin 30। तो पैरेलल फोर्स या फोर्स पैरेलल जो है वो हो जाएगी मेरे पास मैं सॉरी ये बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो ये Fp जो है ये हो जाएगा मेरे पास Fg टाइम्स sin 30। Fg मुझे पता है कि ये इस बॉडी का, इस ब्लॉक का वेट है जो कि 100 न्यूटन है, तो ये 100 न्यूटन्स टाइम्स हाफ sin 30 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा 50 न्यूटन्स फोर्स मैं बार बार इसको पी कर रहा हूँ, खैर तो ये हो जाएगा 50 न्यूटन्स। ये वो फोर्स होगी जो कि इस इंक्लाइंड प्लेन पर इसको स्लाइड कराने की कोशिश कर रही होगी, और ये जाहिर बात है पैरेलल टू दी सरफेस ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन होगी। तो ये 50 न्यूटन्स की फोर्स है जो कि इस पर डाउनवर्ड यहाँ स्लोप के से पैरेलल एक्ट कर रही है, जो 50 न्यूटन है। यूँ समझिए कि आधी जो फोर्स है वो यहाँ लग रही है। तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन मालूम करें, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, और यहाँ पर फोर्स जो है वो Fp यानी कि फोर्स पैरेलल है जो कि 50 न्यूटन्स है। मास मुझे मालूम नहीं है, वो मास मुझे दिया गया है और मुझे एक्सेलरेशन मालूम करना है, तो मैं दोनों साइड्स को 10 से डिवाइड करूंगा, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि इस इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल होगा, बिल्कुल पैरेलल होगा। और ये जो चीज़ है ये रफली इसी एक्सेलरेशन के साथ डाउनवर्ड मूव करेगी, नीचे की तरफ हरकत करेगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगली वीडियोस में हम और प्रॉब्लम्स कुछ सॉल्व करेंगे फ्रिक्शन के साथ। शुक्रिया।